इसका जवाब ले लेते हैं शौकत साहब। गुप्ता साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। हालांकि मैं इस चीज से मुआफिकत नहीं रखता, इसका जवाब भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस चीज का जवाब दें। कहीं ना कहीं हंगामे के जिम्मेदार आपको ठहराया जा रहा है। मेरा सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं कहूंगा कि कुछ देर के बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली लगी थी। हमें इस असेंबली से बड़ी तवक्कुआत थी कि गवर्नमेंट बनी है, हमने बार बार उसको मुबारकबाद दी, उसको लोगों की महफूदी के लिए काम करने के लिए हमने हेल्प का बात रखी। मगर बड़ी बदकिस्मती है हमारी इस जम्मू कश्मीर की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पिछले 70 साल की इन्हीं नीतियों की वजह से, ये जो नीतियां उन्होंने अडॉप्ट फिर की हैं, इन्हीं नीतियों की वजह से हमारा जम्मू कश्मीर पिछले 40 साल से लगातार खून के आंसू रो रहा है, जिसमें बड़ी मेहनत करके 2019 के बाद 5 साल लगा के नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको एक पटरी पे लाया। एक खुशनुमा जिंदगी जो है जम्मू कश्मीर वासियों को भी देखने को मिली। मगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ये चीजें मंजूर नहीं है। अब यहाँ तक बात रही पीडीपी की, पीडीपी के मेरे भाई शौकत साहब जो बातें कह रहे हैं, ये 4 दिन पहले इन्होंने असेंबली इलेक्शन में लोगों को घर घर जाके कही, मगर इनको 3-4 सीटें मिली। इनकी बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि ये जो जमात बनी थी, इसका स्लोगन था सेल्फ रूल। मैं कहता हूं कि भाई साहब, आपका सेल्फ रूल का स्लोगन कहां चला गया? आपने सेल्फ रूल की तो बात तक करना छोड़ दी। इसलिए आप सेल्फ रूल कहें, चाहे वो आप 370 कहें, 35 कहें, लोगों का आप पे विश्वास नहीं रहा। हमारी जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट का इलेक्शन बुरी तरह हार गई। हमारी उनकी बेटी असेंबली का इलेक्शन बुरी तरह हार गई। मुझे अब पक्का याद नहीं है, 3 या 4 पूरे लोग इनके जीत के आए हैं। अब इनको ये लगता है कि हमें कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा मजबूत अपने आप को दिखाना है। तो इस तरह ये वो बैनर उठा के, वो रेजोल्यूशन लेके ये असेंबली में आए, जो उनको नहीं लाना चाहिए था। ये कह रहे पिछले 5 साल से बड़ी बुरी हालत हुई है। तो भैया जी, आप बेरोजगारी की बात करते ना, आपने जो उन्होंने 12 सिलेंडर फ्री देने का वादा किया उसकी बात करते, आपने 300 यूनिट बिजली उन्होंने देने का वादा किया आप उसकी बात करते, 5,000 रुपया पेंशन का वादा किया आप उसकी बात करते, 20 किलो राशन का वादा किया आप उसकी बात करते हैं। नहीं, आपने कोई बात नहीं की। आप वही इमोशनल इश्यू लेके आएंगे जिससे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में पछाड़ सके। मैं कहूंगा ये असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं, आपने अपनी बात रखी, इनकी बात लोगों ने नहीं चुनी। मगर उसी में जब वो देखती है कि पीडीपी इस तरह का बयानबाजी या इस तरह की बात कर रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी उसी तरह कूदते हैं, क्योंकि ये सब बड़े से बड़ा फर्मा बरदार कश्मीर के लोगों को बताने वाले हैं। मगर मेरी हम्बल सबमिशन है इस सरकार के आगे कि हम जब 1 या 2 एमएलए की पोजीशन में होते थे, तब भी हम नेशनलिज्म का पुरजोर समर्थन करते थे। आज तो हम 28 एमएलए की एक भरपूर फौज है असेंबली के अंदर। इन 3 पार्टियों ने मिलकर 23% वोट लिए, हमने अकेले। तो गुप्ता साहब, क्या 28 हैं आपके? यही वजह है कि किसी भी एमएलए को पकड़ के कूट दिया जा रहा है? उसका विरोध करेंगे गुप्ता साहब जी, आपकी तादाद असेंबली में ज्यादा है, इसी वजह से मारन पिटाई की नौबत आ रही है? मारन पिटाई की बात तो मेरे ख्याल कहीं कुछ हुई नहीं। बहुत धक्का मुक्की हुई सर। मेरी भाई साहब, जो ऑनरेबल स्पीकर साहिबान हैं, उन्होंने वन साइडेड रोल अपना के हमारे बुजुर्ग नेताओं को, श्यामलाल जी को, हमारे सलाथिया साहब को कैसे घसीट के, कैसे उठा के बाहर पटका है। अगर उनकी टांगे बाजू बची हैं तो अपनी हिम्मत की वजह से बची हैं। मेरे ख्याल तो भारतीय जनता पार्टी के किसी ऑनरेबल एमएलए ने कोई धक्का मुक्की नहीं की, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हाँ, कोई गलत बैनर लेके असेंबली के अंदर आएगा, हम नेशनलिस्ट फोर्स हैं, हम उसका पुरजोर जो है विरोध करेंगे, वो हमारा कानूनी हक है। नहीं, कैसे कानूनी हक है गुप्ता साहब? मैं आपसे समझता हूं इस चीज को। मुझे एक बात बताइए, वहां पे मार्शल मौजूद होते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मौजूद होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि उस पोस्टर को जो गैर कानूनी है उसे वहां से हटाए, बाहर करवाए। आपने न सिर्फ पोस्टर फाड़े बल्कि उस शख्स पे भी हमला किया जिसकी वजह से आपको बाहर किया गया, तो फिर कहीं ना कहीं आपने भी कानून की खिलाफ वर्जी की।
मुझे समझ नहीं आ रही, आपको वो कहां से हमला दिखा? मुझे नहीं दिखा, मैं भी कल से टीवी पूरी देख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मौका दिया गया, लगभग 10 मिनट के बाद जो है हमारे ऑनरेबल एमएलए ने उनसे पोस्टर लेने की बात की है। उतनी देर में स्पीकर साहिबान को उनसे स्पीकर लेके उनको असेंबली से बाहर कर देना चाहिए था, नहीं किया। जब नहीं किया तो जो नेशनलिस्ट फोर्स लोग अंदर बैठे हुए हैं वो तो उस चीज का विरोध करेंगे। भाई साहब, कोई भी अगर यहाँ पे खड़ा होकर नेशनल विरोधी बातें करेगा, चाहे वो असेंबली में चाहे वो सड़क पे, हम लोग उसका पुरजोर जो है विरोध करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, वो सड़क पे भी करेंगे, असेंबली के अंदर भी करेंगे। ठीक है, तो एंटी नेशनल बातें जो करेगा उसके लिए जो है मतलब आप इस तरीके की चीजों पे उतर आएंगे। ठीक है, इसका जवाब हम जरूर आपसे लेंगे। सवाल शौकत साहब से, बिल्कुल। आप एक बात क्लियर करने प्लीज, किस तरह की चीजों से मतलब? नहीं, आपने जो कहा कि नेशनलिस्ट जो फोर्स है वो काम करेगी, मुझे तो यही समझ में आ रहा है अब तक कि वहां पे एमएलएस हैं, नेशनलिस्ट फोर्स नहीं है आपके। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग भी नेशनल विरोधी स्लोगन लगाएंगे या बैनर लेके आएंगे, हम उसका विरोध करेंगे, वो हमारा अधिकार है भाई साहब। नहीं, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन आपने कहा कि नेशनलिस्ट फोर्स जो होंगी वो इस तरह की एंटी नेशनल चीजों को कहीं ना कहीं रोकेंगी। ठीक है, नेशनलिस्ट आप अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि सामने वाला एंटी नेशनल। इसका जवाब हम ले लेते हैं शौकत साहब से। शौकत साहब, इस तरह की चीजें क्यों आखिर जरूरत पेश आ गई? अगर तजवीज या रेजोल्यूशन पास हो गया था और बातचीत उस पर हो गई थी, तो रोजाना बैनर लहराने की, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने की क्या जरूरत थी? देखिए सर, पहली बात यह है कि समझ में नहीं आता कि बीजेपी के जो हमारे लोग हैं ये अपने आप को नेशनलिस्ट समझते हैं और बाकी वाले सारे जो हैं वो एंटी नेशनलिस्ट हैं। और दूसरी बात, असेंबली के अंदर जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हलफ लेके उस हाउस के अंदर जाता है, आप उसको कहते हैं कि वो एंटी नेशनल है। यह बड़ी बदकिस्मती है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि वहां बैनर जो है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था सर, जो एंटी नेशनल लग गया? उस बैनर के ऊपर लिखा हुआ था कि वी वांट रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, वी वांट रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो ये क्या कोई एंटी नेशनल स्लोगन है? बदकिस्मती ये है कि हम लोग चीजों को जो है वो इंटरमिंगल करते हैं। कैसे? और शौकत साहब, कैसे? कानून के आप जानकार हैं, मुझे बताइए कि क्या असेंबली के अंदर किसी भी तरह से कानूनी तौर पे इजाजत दी जाती है कि आप बैनर लेकर के इस तरह से एहतजाज करें? असेंबली के बाहर आप एहतजाज कर लेते। आप देखिए सर, असेंबली के अंदर अगर कुछ गलत है, कोई ऐसा बैनर है जिसको बैन किया गया है, आप मुझे बताइए इस बैनर को कहीं बैन किया हुआ है? अगर 2 मिनट के लिए हम मान के चलते हैं कि इसको बैन किया हुआ है, तो क्या वहां असेंबली के अंदर ऑनरेबल स्पीकर हैं? ये उनका डोमेन बनता है कि वो उनको वहां से बाहर निकालें या उन पर कानूनी कार्रवाई करें या उनसे वो बैनर ले लें। ये कहां का जो इखलाक है कि यहां एमएलएस जो हैं वो उठें और उस बैनर को फाड़ करके वहां असेंबली के अंदर जो है वो फेंकें और तमाशा करें और लोगों के इश्यूज को जो है वो डिस्कस ना करें। अभी गुप्ता साहब कह रहे थे कि जनाब हमने ये इस वजह से जो है वो लोगों को असेंबली के अंदर भेजा है, अब हमारी 28 की फौज है वहां। जनाब 28 की फौज को आपने वहां दंगल में नहीं भेजा है कुश्ती करने के लिए, वहां भेजा है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करके लोगों के इश्यूज पर जो है वो डिस्कशन की जाए, वहां हाथापाई करने के लिए नहीं भेजा है। और ना ही कोई अलो करेगा, ना ही हमें अच्छा लग रहा है कि वहां पर एमएलए चाहे इस तरफ के हूं चाहे उस तरफ के हूं, चाहे वो किसी पार्टी के भी हूं, वो आपस में जो है वहां फाइट करें। लोगों ने इसलिए वहां नहीं भेजा है। और तीसरी बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं सर कि इन्होंने कहा कि इनकी बात लोगों ने नहीं सुनी है और अब ये इस तरह के स्लोगन वहां दे रहे हैं जिनका कोई मकसद नहीं है। तो सर अगर मकसद नहीं है तो आपके वो जो 28 एमएलए हैं इसके असेंबली के अंदर, वो हर रोज क्यों वहां पर जो है वो नारे लगाना शुरू कर देते हैं और हर रोज की प्रोसीडिंग को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं? शौकत साहब, मुझे इस बात से जरूर आपत्ति रहेगी, क्या आपने असेंबली की कार्रवाई देखी आज और कल की?
जी मैंने देखी है। बिल्कुल, तो ये शुरुआत कहां से हुई थी? बीजेपी की लीडरों की जानिब से या फिर जो है एआईपी पीडीपी की जानिब से? देखिए सर, नहीं मैं देखिए, मैं इसके खिलाफ या इसकी हिमायत में नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत की, असेंबली की कार्रवाई को भंग किया, बिगाड़ा, माहौल खराब किया, मान लेते हैं, लेकिन अगर आपने देखा है तो शुरुआत कहां से हुई, मुझे सिर्फ इतना बताइए। देखिए सर, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो सुनील शर्मा है अपनी चेयर से खड़े होके जो रेजोल्यूशन है उसको विड्रॉ करने की मांग करते हैं और कहते हैं ये रेजोल्यूशन ठीक नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसी के ऊपर चलते चलते डिस्कशन में कुछ लोग उधर से एमएलए आ जाते हैं और बीजेपी की तरफ से जो एमएलए हैं वो भी चले जाते हैं, वेल में चले जाते हैं और वहां जाके हंगामा बर्पा हो जाती। ठीक है, ये किसकी तरफ से हुआ? ये तो बीजेपी की तरफ से हुआ, क्लियरली आप उसको। गुप्ता साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं कहना चाहूंगा जी। एक तो यह है कि मेरे शौकत भाई साहब ना बड़े अच्छे वकील हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत बड़े नेता हैं हमारे खित्ते के, मगर यह है ये चश्मे दो रखते हैं। इन्होंने नहीं देखा कि पहले बैनर किसने लड़ाया, इन्होंने नहीं देखा। ठीक है, इन्होंने सुनील शर्मा जी ने क्या बोला, हाथापाथी कहाँ हुई, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं कह रहा हूँ ये ड्यूल स्टैंडर्ड हम टीवी पे बैठ के नहीं कर सकते, हमें सही को सही, गलत को गलत कहना पड़ेगा जी। भाई साहब अगर इनको इतनी ही चिंता है कश्मीर की तो ये बात कर लेते अपने गैस सिलेंडर की, ये बात कर लेते हैं युवाओं के बेरोजगारी की। अच्छा, एक चीज बताइए। ठीक है, ये सारी चीजें बात करने की है, आवाम के मुद्दे हैं। आपने भी पहले भी कहा था कि हम हुकूमत के साथ मिलकर के आवाम की भलाई के लिए काम करेंगे, सब सहमत हैं। गुप्ता साहब मैं आपसे एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं, जो मुझे प्लीज आप जरूर समझाइए। बीजेपी एक तरफ कहती है, आज हमने होम मिनिस्टर अमित शाह का भी सुना, पीएम मोदी को भी सुना, और बाकी बीजेपी लीडरों को भी हम सुन रहे हैं और इससे पहले भी सुन रहे हैं कि दफा 370 जो है अब कभी वापस नहीं आ सकता, ये माजी का हिस्सा बन चुका है, दोबारा कभी लौटेगा नहीं, और सेंटर में आपकी हुकूमत भी है। रियलिस्टिक अगर देखा जाए तो फिलहाल तो ये पॉसिबल है नहीं। इतनी तमाम तर चीजें, इतने तमाम तर एक पेशरफ्त ऐसी है, इतनी बाउंडेशन मजबूत है कि अभी तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पता नहीं आगे क्या हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल के लिए किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बावजूद भी जब आपको पता है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है, तो फिर इतना ज्यादा हंगामा आ रहा है क्यों? इस चीज को बैठ करके भी सुलझा लेते हैं, छोड़ देते, खामोशी से नजरअंदाज कर देते। तो मैं भाई साहब ये कह रहा हूँ, ये जो मेरे साथी बैठे हैं ये वकील हैं, एडवोकेट हैं, मेरे से ज्यादा लॉ नोइंग पर्सन है, मैं इतना कानून नहीं जानता जी। जो बातें मुझे बता रहे हैं इसका मतलब इनको भी पता होंगी। मैं कहता हूं कि जब पता है कि यहाँ के पार्लियामेंट ने एक बिल पास करके 370 को तोड़ा है, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, उसने माना है कि ये ठीक टूटा है, उसके बाद मेरे जो साथी बैठे हैं 370 की हिमायत कर रहे हैं, इसका मतलब ये लोगों को बरगला रहे हैं। जैसे इन लोगों ने सेल्फ रूल पे बरगलाया, जैसे एनसी ने 353 पे बरगलाया, जैसे रायशुमारी पे आज तक बरगलाते रहे। मैं कहूंगा कि हम रायशुमारी का भी विरोध करते थे, हम 353 का भी विरोध करते थे, हम सेल्फ रूल का भी विरोध करते थे। जो चीजें जम्मू कश्मीर के अहित में होंगी, जो जम्मू कश्मीर को गलत साइड ले जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी चाहे 2 एमएलए हो चाहे 28 हो, हम विरोध करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये चीजें नहीं हो सकती, अभी शौकत साहब कह रहे हैं कि 10-15 साल बाद सरकार आएगी, वो मानेगी तब ठीक हो जाएंगी। भैया तब मांग लेना ना, अब नहीं मिल सकती। ये इतिहास हो गया 370-35 से, तो आप क्यों यहाँ के लोगों को अमन चैन की जिंदगी जो है वो नहीं जीने देना चाहते? मैं भी तो यही कह रहा हूं ना, जब आएगी कोई सरकार, जब आएगा ऐसा प्रधानमंत्री इनकी मर्जी का, जब उनको दे पाएगा तब देखी जाएगी। ठीक है, तो इनका भी तो यही कहना है गुप्ता साहब कि जब बीजेपी को अभी पता है ये सारी चीजें, तो फिर इतनी खलबली क्यों है? हमें हमारी आवाज उठाने दीजिए स्पेशल स्टेटस के लिए। मैं भाई साहब कह रहा हूं, मैं अब इस बात को दूसरे ढंग से रखने की कोशिश करता हूं, मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना प्लीज। हम सब लोगों को पता है कि ड्रग्स बेचना हिंदुस्तान में बैन है जी। उसके बाद में एक आदमी ड्रग्स बेचेगा तो किसी भी शहरदारी को आगे आके उसका विरोध करना चाहिए, वो पुलिस का इंतजार थोड़ी करेगा, वो पकड़ के पुलिस तक उसको ले जाएगा। मैं कह रहा हूं इसी तरह भाई साहब जो चीज गलत है उसके खिलाफ हम बोलेंगे,
सर ड्रग और स्पेशल स्टेटस में कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा गुप्ता साहब, आप जो मिसाल दे रहे हैं ड्रग और स्पेशल स्टेटस का कहाँ आप मुआवजा कर रहे हैं? आप इतने पढ़े लिखे आदमी, समझदार इंसान हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब पता है हमें 370 नहीं मिलना है तो फिर हम लोगों को क्यों लोग जो बेसिक इशू है उससे डाइवर्ट कर रहे हैं? हम लोगों को बताएंगे कि यह